चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1F। तो अभ्यास 1F को हल करने से पहले ना हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं पर शून्य और एक का क्या प्रभाव पड़ता है ना। शून्य का प्रगुण और एक का प्रगुण देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जैसे देखिए शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या ही होती है, उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0/1, 0/2, 0/3 लिख दिया गया है ना। इसका मतलब जीरो ही है ना। तो ये हम लोग का परिमेय संख्या होता है। अब देखिए शून्य के प्रगुण है ना, इसका हम लोग नियम पढ़ लेते हैं कि क्या परिमेय संख्याओं पर प्रभाव पड़ता है। तो योग का तत्समक अवयव इसको कहते हैं शून्य को, है ना। जब भी आपके पास कोई परिमेय संख्या रहेगी आप उसमें शून्य जोड़ेंगे, है ना। कोई भी आपके पास परिमेय संख्या है, यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक में आप शून्य जोड़े तभी भी जो आपके पास संख्या थी वहीं आपको संख्या मिलेगी। तो इसे ही कहते हैं योग का तत्समक अवयव, है ना। आपके पास यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, इसमें जीरो जोड़ेंगे तभी भी क्या आएगा, आपका जो योगफल आएगा यहीं आएगा, यहीं जो संख्या रहेगी यहीं आएगा। तो इसे ही कहते हैं योग का तत्समक अवयव। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। जब भी कोई परिमेय संख्या आपके पास में रहेगी उसमें आप जीरो का जब भी गुणा कर देंगे तो आपको गुणनफल जीरो ही आ जाएगा, है ना। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी आप उसमें जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि योग का तत्समक अवयव कितना होता है, शून्य होता है ना। योग पर की बात करेंगे, है ना, कि हम लोग कोई परिमेय संख्या उसमें क्या जोड़ दें कि मान में कोई प्रभाव ना पड़े, वही संख्या रहे तो उसे कह देंगे योग का तत्समक अवयव, है ना, जोड़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, है ना। जब शून्य कोई परिमेय संख्या रहेगी उसमें आप शून्य से गुणा कर देंगे तो आपको गुणनफल जो मिलेगा वो शून्य मिलेगा। आगे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या है उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक को 1/1 लिख सकते हैं, है ना। इसका भी मतलब एक ही हुआ। 2/2 का मतलब 2 में 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का वैल्यू एक ही आ जाएगा। मतलब ये भी 10/10 भी लिख दिए तभी भी इसका वैल्यू भी कितना एक ही है ना। तो अब यहाँ पर हमें नीचे दिया हुआ एक का प्रगुण, है ना, कि परिमेय संख्याओं पर एक का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि गुणा का तत्समक इसको कहते हैं। मतलब कोई परिमेय संख्या यदि आपके पास में है उसमें आप एक का गुणा कर देंगे ना तो वहीं आपकी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर ऋण 9 दिया हुआ है, ये पूर्णांक है ना, इससे परिमेय संख्या भी है। ऋण 9/1 भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऋण 9 में आप एक से गुणा करेंगे तो आपको कितना गुणनफल ऋण 9 ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर क्रम बदल कर रहा है, यहाँ पर एक में गुणा कर दे रहा है ऋण 9 का तभी भी आपको ऋण 9 ही प्राप्त होगा। और जब ऋण 9 में आप एक का गुणा करेंगे तभी अभी आपको ऋण 9 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर हमें ऊपर दिया हुआ है परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इसमें एक से गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको यहीं प्राप्त होगा जो संख्या आपकी रहेगी, है ना। यहाँ पर ऋण 6/11 इसमें एक का गुणा करेंगे तो आपको यहीं गुणनफल प्राप्त होगा। आगे में दिया हुआ परिमेय संख्या का प्रतिलोम, है ना। तो ये दो तरह से होगा, योगात्मक और गुणात्मक होगा। देखिए किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जब भी योग की बात करेंगे ना तो कोई परिमेय संख्या रहेगी उसमें आप क्या जोड़ दें कि आपका शून्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों को परिमेय संख्या नीचे दी गई है। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 3/5, है ना। तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, आपस में मिलकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे ही कह देंगे परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, है ना। कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पर ऋण 4/7 है, इसमें यही 4/7 आप जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से है ऋण 6/11 है, इसमें 6/11 आप जोड़ेंगे तो आपको योगफल शून्य ही आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जब भी हम लोग योगात्मक प्रतिलोम में देखेंगे ना तो आप उसका व्युत्क्रम से आप जुड़ा करेंगे ना प्रतिलोम। यहाँ पे कोई संख्या धनात्मक है, धन 3/5 है परिमेय संख्या, यहाँ पे ऋण 3/5 आप जोड़ रहे हैं ना तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जब आप योगात्मक प्रतिलोम में दोनों प्रतिलोम संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जो धनात्मक रहेगी और एक ऋणात्मक रहेगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। लेकिन वहीं परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यहाँ पर ऋण 5 है, इसमें आप गुणा कर देंगे इसका व्युत्क्रम, है ना। यहाँ पे 1/5 से आप गुणा कर देंगे ना तो आपको गुणनफल कितना एक आएगा गुणात्मक प्रतिलोम में। यहाँ पर हम लोग को मान लेते हैं यहाँ पर जैसे कि ऋण 5/8 है तो इसका प्रतिलोम से हम लोग गुणा कर देंगे। तो मतलब इसमें किस संख्या का हम लोग गुणा कर देंगे हम लोग को गुणनफल एक आ जाए, तो इस परिमेय संख्या का गुणनफल यही होगा, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम यही होगा इस परिमेय संख्या का। ऋण 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/ऋण 5 होगा, है ना। यहाँ से हम लोग ऋण 5 और ऋण 5 आपस में विभाजित हो जाएगा, 8 और 8 विभाजित हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, गुणनफल एक मिलेगा। इसे ही हम लोग कह देंगे परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास में। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1F को। तो देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही वो लिखिए। मतलब हम लोग को प्रश्न दिया गया है ना। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग को बोला है कि दो परिमेय संख्याएं हैं आपस में इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग हल करके देखेंगे कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, है ना, ये कथन सही दिया है कि नहीं। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न में पहला हल करेंगे। चलिए तो इसको हम लोग को दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग
ऋण 6 है, ऋण 7 है और यहाँ पे प्लस 6/7 है। अब हम लोग कोष्टक खोल देते हैं तो यहाँ पर हम लोग का ऋण 6/7 है और यहाँ पे प्लस 6/7 है। तो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक मिलकर क्या हो जाएगा, आपस में ये जीरो हो जाएगा, है ना। जितना धनात्मक संख्या है उतना ही ऋणात्मक है, तो हम लोग का कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। इसी को हम लोग परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऋण 6/7 का योगात्मक प्रतिलोम 6/7 हो जाएगा, धन 6/7, और धन 6/7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ऋण 6/7 हो जाएगा। इसमें यही संख्या है ना, ऋण 6/7 में आपने 6/7 जोड़ दिया तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर और जीरो हम लोग जानते हैं कि क्या है, एक परिमेय संख्या ही होता है ना। इसको हम लोग क्या 0/1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे, 0 कोई भी संख्या लिखेंगे तो कितना परिमेय संख्या ही रहेगा और उसका वैल्यू जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कि परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब ये तो परिमेय संख्या तो होगा, तो मतलब हम लोग का कथन ये असत्य दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो पहला कथन है यहाँ पर हमें असत्य दिया हुआ है ना। इसको देना चाहिए था कि परिमेय संख्या है, देना चाहिए था। आ जाते हैं सेकंड प्रश्न पे। सेकंड हमें दिया हुआ है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है, यदि हम 2/5 ही लिख दें, इसमें हम लोग कौन सी संख्या जोड़ें कि इसका योगफल पर कोई प्रभाव न पड़े, है ना, इस परिमेय संख्या पर, तो वो संख्या शून्य होते हैं, है ना। 2/5 हो जाएगा, है ना। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी उसमें आप शून्य जोड़ेंगे तो फिर आपको वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो इसे ही कहते हैं। और साथ में आप जोड़ पर मतलब धनात्मक पर पढ़ रहे हैं, है ना, योग पर, तो ये इसे कहते हैं योग का तत्सम अवयव, शून्य को ही कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कथन हम लोग को सही दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि यह सत्य है। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड हमें दिया हुआ है ना, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ना। देखिए यदि हम लोग को तीसरा में देखिए, यदि यहाँ पर शून्य है तो शून्य में हम लोग क्या जोड़ दें कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। मतलब हम लोग को जो योगफल आए वो भी शून्य है। यहाँ पर दिया है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो यहाँ पर ये संख्या ना प्लस शून्य ही होगा, है ना। कि कोई भी परिमेय संख्या रहेगी, मतलब यह तो शून्य भी तो एक परिमेय संख्या ही होती है। अब शून्य में क्या करेंगे, शून्य जोड़ेंगे तभी भी आपका योगफल कितना शून्य आएगा। तो शून्य का योगात्मक मतलब शून्य होगा, है ना। शून्य में आप शून्य जोड़ देंगे तभी आपका शून्य आएगा। जैसे कि यदि हम लोग के पास यदि कोई परिमेय संख्या यदि 2/5 रहता है ना धनात्मक, तो यहाँ पर यदि इसका योगात्मक प्रतिलोम की बात करता ना, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ देते हैं कि योगफल हम लोग का शून्य है ना। तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं ऋण 2/5 जोड़ना पड़ता। यहाँ पर हम लोग को ऋण 2/5 जोड़ते हैं तो 2/5 का परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग का ऋण 2/5 हो जाता, तभी हम लोग को योगफल शून्य आता, है ना। तो यहाँ पर शून्य की हम लोग बात करें तो शून्य में क्या करेंगे, शून्य ही जोड़ना पड़ेगा आपको। इसको धनात्मक ऋणात्मक तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग शून्य में शून्य ही जोड़ना पड़ेगा, तभी योगफल हम लोग का क्या आएगा, शून्य आएगा। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम यही होगा, शून्य ही होगा। अगर ऋण 2/5 की बात करें योगात्मक प्रतिलोम तो 2/5 हो जाता, और 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो ऋण 2/5 हो जाता। तो यहाँ पर ये इसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ना, तो यह असत्य बात दिया हुआ है, मतलब कथन तो हम लोग को गलत दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि कथन हम लोग का असत्य दिया हुआ है। आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न में। चौथा में दिया हुआ है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर यह कथन जो है सही दिया हुआ है। जैसे हम 2/5 को ही ले लें ना, तो यह हम लोग का धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दें कि हम लोग का योगफल शून्य आ जाए, है ना। तो यहाँ पर वो संख्या होगा ऋण 2/5, है ना। कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या रहेगा तो उसका योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो ऋण 2/5 हो जाएगा, और कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगा उसका योगात्मक प्रतिलोम की बात करें धनात्मक परिमेय संख्या रहेगा। तो यहाँ पर यह कथन सत्य दिया हुआ है ना, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है ना। हमेशा इन दोनों का चिन्ह विपरीत ही रहेगा, या धनात्मक तो यह ऋणात्मक, या ऋणात्मक तो यह धनात्मक होना चाहिए। अब इस परिमेय संख्या 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग को ऋण 2/5 बना, है ना। तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सत्य। चलिए आ जाते हैं हम लोग पांचवा वाले प्रश्न पे। पांचवा हमें दिया है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, तो यहाँ पे घटाने पर नहीं लगेगा। देखिए जैसे कि हमें दिया हुआ है ना, जैसे कि हम लोग कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 4/5 मान लिया, अब यहाँ पर से हम लोग घटाना है 0, ठीक है। जब 4/5 हम लोग की परिमेय संख्या थी, इसमें से हम लोगों ने 0 घटा दिया, तो हम लोग को तो यहाँ पे 4/5 ही मिलेगा, है ना। लेकिन अभी आप इसका ना क्रम बदल देंगे ना, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर 0 को आप पहले लिख दिए
और जब ऋण 4/5 को आप बाद में लिख दीजिए। ठीक है, जो हम लोग दोनों का चिन्ह मध्य में तो ऋण का ही था, बस हम लोगों ने संख्याओं को इधर उधर बदल दिया। तो अब देख रहे हैं कि इसका मतलब पूरा अलग हो गया। देखिए यहाँ पर 0 हो गया, अब 0 को हटा देंगे तो हम लोग को देखिए परिमेय संख्या कितना हो गई, ये हम लोग का अब आ गया ऋण 4 बटा, है ना। तो यहाँ पर ऋण 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये धन 4/5 आ रहा है क्रम ही बदलने से, है ना। अब जैसे देखिए योग पर कैसे लगता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग का 4/5 रहता संख्या, इसमें हम लोग 0 को जोड़ते हैं, ठीक है, तभी भी हम लोग का 4/5 आता। या फिर यहाँ पर 0 पर आप इधर पहले हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर एक हम लोग को 4/5 संख्या एक 0 संख्या है, तो हम लोग को इसको 4/5 में 0 जोड़ते तभी भी 4/5 आता। और इस तरह से जब हम लोग जोड़ते हैं, है ना, 0 को पहले लिखते हैं और फिर इसको 4/5 को भी जो हम लोग जोड़ते हैं ना, तभी भी हम लोग को कितना 4/5 ही आता। लेकिन यहीं पर आप लोग देख रहे हैं कि ऋण का जब चिन्ह रहता है ना, दो परिमित संख्याओं में ऋण में, तो हम लोग क्रम बदल रहे हैं ना, तो यहाँ पर इनका वैल्यू बदल जा रहा है ना। यहाँ पर 4/5 मिला है तो वहीं आपका ऋण 4/5 आने लग रहा है ना, क्रम बदलने से। तो यहाँ पर इसका नहीं होगा, है ना। यहाँ पर परिमित संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव 0 है, तो यहाँ पर इसका नहीं होगा, है ना, योग पर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ये कथन जो दिया था हम लोग को असत्य दिया था। योग का तत्समक अवयव 0 होता है, यहाँ पर घटाने पर नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठा प्रश्न में। छठा में दिया है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला तो सही हो जाएगा कथन हम लोग का। जैसे कोई भी हम लोग परिमेय संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग 4/7 लिख देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या किस संख्या का गुणा कर देंगे, इसका वैल्यू यही रहे, तो यहाँ पर 1 है ना, इसमें आप लोग गुणा कर देंगे एक का, तभी भी 4/7 रहेगा। क्रम बदलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर 1 में 4/7 का गुणा करें या 4/7 में 1 का गुणा करें, तभी आपका गुणनफल कितना 4/7 ही आएगा। तो यहाँ पर सही बात है, इसका गुणा का तत्सम परिमेय संख्या में गुणा का तत्सम एक ही है, तो यहाँ पर यह सही बात लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। यह कथन हम लोग का सत्य है। आ जाते हैं हम लोग 7वां वाले प्रश्न पे। 7वां हमें दिया हुआ है ना कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को सही दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ऋण 4/5 है। अब ऋण 4/5 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर दें कि इसका हम लोग को वैल्यू कितना हो जाए, 1 आ जाए, है ना, तभी ना हम लोग कहेंगे कि इसका एक गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर इसको हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, ऋण 5/4 का गुणा करना पड़ेगा, ताकि ऋण का गुणा होकर आपस में धनात्मक हो जाए, और 4 अंश में है और हर में 4 से विभाजित हो जाए और 5 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग को गुणनफल कितना 1 आना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम में। योगात्मक प्रतिलोम में 0 आता है और गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आता है हम लोग का। तो देखिए, तो यहाँ पर हमें दिया एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है ना। देखिए यह भी ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये भी ऋणात्मक रहे, है ना। अब यहाँ पर अगर दोनों 4/5 रहता है ना, 4/5, तो इसका हम लोग को हो जाता है 5/4, है ना। तो यहाँ पर यह धनात्मक, तो ये भी धनात्मक रहता, तभी यहाँ पर अंश और हर विभाजित हो जाता, अंश और हर विभाजित हो जाता, है ना, तभी हम लोग गुणनफल एक ही प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं आपको ऋणात्मक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कथन हम लोग को सत्य दिया है ना, कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सत्य। चलिए आ जाते हैं हम लोग 8वां वाले प्रश्न पे। 8वां में दिया है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, है ना। मतलब योगात्मक प्रतिलोम जो आपकी परिमेय संख्या है और उसका जो योगात्मक प्रतिलोम है, दोनों x रहे। देखिए हम लोग परिमेय संख्याओं में हम लोग जानते हैं कि यदि आपका कोई 4/5 परिमेय संख्या है ना, तो इसमें आप क्या जोड़ दें कि इसका योगफल आपका 0 आ जाए, तभी देखिए, तो इसमें आप जोड़ेंगे ना, यहाँ पर जोड़ेंगे ऋण 4/5 जोड़ेंगे, है ना। एक आपको धनात्मक परिमेय संख्या रहेगी और एक ऋणात्मक, मतलब 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग को क्या मिला, ऋण 4/5, तभी आपको योगफल 0 आपको प्राप्त होगा, है ना। तो आपको जब भी कोई धनात्मक परिमेय संख्या रहेगी तो आपको तो ऋणात्मक ही मिलेगा, है ना, कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे ऋण 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, मतलब यह भी संख्या बराबर हो, यह वाली संख्या भी बराबर हो, तो देखिए आप देखिए वह 0 ही होगा, है ना। यहाँ पर जो दिया है तो x बराबर 0, यही सत्य कथन है। तभी ना आप 0 में 0 जोड़ेंगे तभी आपको 0 प्राप्त होगा, है ना। अभी यहाँ पर सिर्फ अगर मान लेते हैं कि कोई परिमेय संख्या 1 है हम लोग का, एक भी परिमेय संख्या है, तो 1 में अगर हम लोग जोड़ना चाहें कि 1 में आप क्या जोड़ देंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए हम लोग का वैल्यू, तो 1 में आपको ऋण 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 1 का योगात्मक मतलब ऋण 1 आएगा, तब आपको 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1 का देख रहे हैं कि यहाँ पे धन 1 है, तो यहाँ पे एक ऋण 1 है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बोला कि हम लोग को दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। यदि परिमेय संख्या x का भी वो जो भी संख्या भी हो और उसका योगात्मक प्रतिलोम भी वही हो,
तभी आपका क्या आएगा, योगात्मक प्रतिलोम में x हो तो x बराबर 0 दिया, तो यहाँ पर ये सही बात दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर वह संख्या 0 ही है जिसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं 0 होता है, तभी आपका योगफल कितना 0 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ये कथन हम लोग को सत्य दिया है, जिसको हम लोग लिख देते हैं, यह सत्य है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न में, इसमें भी हम लोग पहला हल करेंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर परिमेय संख्या दिया गया है, इसमें कुछ जोड़ना है और इसका वैल्यू फिर वहीं आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा योग का तत्समक अवयव हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पहले एक बार नोट करते हैं इसको, 5/12 है और प्लस यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है बराबर 5/12। तो हम लोग ना 5/12 में कौन सी संख्या जोड़ें कि इसका जो वैल्यू रहे वही सेम रहे यहाँ पे, है ना। तो इसे ही कहते हैं योग का तत्समक। यहाँ पर आपको शून्य ही जोड़ना पड़ेगा, है ना, शून्य हम लोग जोड़ेंगे तभी भी क्या होगा, इसका वैल्यू सेम यही रहेगा, है ना, और इसी को कहते हैं योग का तत्समक। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, लिख देते हैं 4/5, और इसमें हम लोग को क्या घटा देना कि इसका वैल्यू 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ना हमें सेकंड वाले प्रश्न में यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और यहाँ पर हम लोग को 0 लाना है। तो हम लोग ना इसी संख्या को रख देंगे, है ना, जो यहाँ पर संख्या है वो सेम संख्या इसी को रख देंगे हम लोग। देखिए 4/5 को ही रख देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोलते हैं, यहाँ पे तो 4/5 ही हो जाएगा, यहाँ पे ऋण का आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक 4/5। तो जो कि हम लोग का 4/5 है, जितनी संख्या ऋणात्मक है उतनी धनात्मक है, तो यह मिलकर हम लोग का क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हम लोग का 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक है। देखिए आपको ना यहाँ पे 4/5 दिया हुआ, तो इसमें से आपको यही संख्या घटानी पड़ेगी, है ना। जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहेगा उसी संख्या को आप घटाएंगे, तभी आपको क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। ऋण का गुणा के यहाँ पे धनात्मक हो गया, और यहाँ पे 4/5 था, जितना ऋणात्मक था उतना धनात्मक, मिलकर कितना हो गया, हम लोग का 0 हो गया। तो यहाँ पर यही भरा जाएगा संख्या, 4/5 ही भरा जाएगा। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में दिया हुआ है 1/2 और इस पर घात है ऋण 1 घात है ना, और यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है। तो चलिए पहले इसको तो हम लोग हल कर लें। देखिए हमें दिया हुआ है 1/2 है और यहाँ पे ऋण 1 है। देखिए यहाँ पर ऋण 2 है ना, ऋण 2 को अभी हम लोग ऊपर ले जाएंगे। चलिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1/2, इस तरह से हम कोष्टक बना के इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग को घात कितना है, ऋण 1 है। अब यहाँ पर ऋण 2 है ना, घात को यदि हम लोग अंश में ले जाएंगे तो उस पर ऋण 1 घात लग जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 पर घात ऋण 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर अभी ऊपर हम लोग का घात ऋण 1 बचा हुआ है, और यहाँ पर हमने ऋण 1 घात कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पर ना इसको सिर्फ आपको हल करके हम दिखाते हैं। जैसे 1/, यहाँ पे ऋण 2 है, बस इसको ही हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ना इसको चलिए कोष्टक में लिख देते हैं। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या पर घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है ना, 2 की घाते 0। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चलिए ऋण 2 ही लिखते हैं यहाँ पे ना, ऋण 2 इसी की घात कितना 0 लिखते हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर हर में जो है ऋण 2 है, तो ऋण 2 पर घात यहाँ पर 1 है, ठीक है, कुछ घात नहीं है, मतलब यहाँ पर घात 1 है ना। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि अंश और हर में यहाँ पे आधार समान रहता है और घात जो भी रहता है ना, तो अंश वाले के घात में से हर वाले का घात घट जाता है, ठीक है। तो हम लोग हो जाएगा हम लोग का ऋण 2 के घाते। देखिए यहाँ पे जो अंश में घात है उसमें से हर वाला घात घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घात है तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1। 0 में से हम लोग ऋण 1 घटाएंगे, मतलब यही आएगा हम लोग का ऋण 2 पे घात कितना, ऋण 1। और देखिए फार्मूला यही होता है, यदि कोई हम लोग की संख्या a है, a की पावर m है, अंश में a की पावर m है और हर में a की पावर n है ना। आधार समान है, घात अलग अलग है ना, चाहे सेम भी रहेगा तो घटकर उसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है, घात अलग अलग है, अंश और हर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की घाते m माइनस n हो जाता है, यही हो जाता है हम लोग का फार्मूला। अब आधार समान रहेगा और घात जो भी रहेगा तो अंश वाले घात में से हर वाले घात घट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, हम लोग यहाँ पर हर के हिसाब से लिख दिया ऋण 2 पे घात कितना 0 लिख दिया। इस पर हम लोग इसको हल करेंगे तो अभी 1 ही आ जाएगा, किसी भी संख्या का घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हमने ऋण 2 घात 0 लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग ऋण 2 घात यहाँ पर 1 ही था, है ना। तो यहाँ पर से अंश में के घात में से हर का घात घट गया, तो हम लोग का जो कि कितना ऋण 2 पर घात कितना, ये हम लोग का ऋण 1 निकल कर आए। अब देखिए अब हम लोग ना जब यहाँ पर देखिए ऋण 2 हम लोग कोई संख्या है, इस पर घात जब आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर a पे पावर m है,
कोई संख्या है, इस पर कोई घात है, इस पर भी कोई घात आ जाता है ना, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, a की पावर यम n हो जाता है। ठीक है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर ऋण 1 का ऋण 1 में आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 और यहाँ पर घात का हम लोग गुणा कर देते हैं, ऋण 1 गुणते ऋण 1। अब ऋण ऋण का आप गुणा कर देंगे आपस में, है ना, तो ऋण ऋण का गुणा कर देंगे तो आपको धनात्मक ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऋण का ऋण में आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 ही प्राप्त होगा, तो सिर्फ आपको ऋण 2 ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का हल हम लोग को ऋण 2 ही सिर्फ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग भर देते हैं, यहाँ पे ऋण 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 2 भी दिया हुआ है, पहले हम उसको नोट करते हैं। ऋण 2/3 दिया हुआ है और इसमें गुणा करना है 3/4 का, कोष्टक बंद, और ऋण 1 घात है, इसको हम लोग को हल करना है। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए पहले तो इसको हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 2/3 और यहाँ पे कोष्टक के अंदर 3/4 दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे घात ऋण 1 है, तो हम लोग अंदर ने कोष्टक जो भी था अंदर में उसको हमने खोल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये धनात्मक, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या थी, ये धनात्मक, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्या ये हम लोग को मिलेगा, है ना। तो कोष्टक के अंदर ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगी। देखिए तो यहाँ पर अंश में भी 3 है, अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, तो अंश और हर में 3 आपस में विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 2 विभाजित हो रहा है, इससे 2 1 = 2, 2 दूना 4। तो हम लोग को अंश में बचा क्या, मतलब इस परिमेय संख्या हम देखिए अंश में सिर्फ परिमेय संख्या जो वो तो ऋणात्मक है ही, और अंश में सिर्फ 1 बचा हुआ है हम लोग का, हर में सिर्फ 2 बचा हुआ है ना, क्योंकि अंश और हर में 3 था, यह विभाजित हो गया, और 2 1 = 2, 2 दूना 4, तो हम लोग को ऋण 1/2 प्राप्त हुआ है ना। और देखिए यहाँ पर घात हो जाएगा ऋण 1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर ऋण जो ऋण है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, इसका वैल्यू कितना यही है, जो भी दोनों परिमेय संख्या क्या है एक ही है, ये अभी ऋण 1/2 है, यहाँ पे इसको हमने इस तरह से लिख दिया ताकि हम लोग इसको हल कर पाए। तो यहाँ पर 1 हमने इसको ऋण 2 लिख दिया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 पर घात कितना, इसको हम लोग ऋण 1 लिख दें, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना, ऋण 2 पे घात है 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 को लिख देंगे। अब इसको हम लोग 1/ऋण 2 था, इसको हमने क्या लिख दिया, ऋण 2 पे घात है कितना, ऋण 1, है ना, और अभी इस पर ऋण 1 घात लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग घातों का घातों में आपस में गुणा कर देंगे, तो ऋण ऋण का गुणा होकर आपस में ये धनात्मक ही हो जाएगा, है ना। तो जो हम लोग को मिलेगा ऋण 2 पे घात है कितना, ऋण 1 गुणते ऋण 1, ऋण ऋण का आपस में गुणा हो जाएगा या धन मिल जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ ऋण 2 ही प्राप्त होगा। इस तरह से हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई थी, दोनों का आपस में गुणा था, अंश और हर 3 से विभाजित हो रहा था, 3 से विभाजित कर लिया हमने, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो 2 1 = 2, 2 दूना 4, तो हम लोग को ऋण 1/2 यही हम लोग को प्राप्त हुआ। अभी हम लोग को देख रहे थे इस पर ऋण 1 घात था, तो देखिए इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पर ऋण 1/2 था, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया 1/ऋण 2, है ना। अब ऋण 2 लिख दिया, तो अब इसको हम लोग 1 को आप लिख सकते हैं 2 पे घात 0। ठीक है, अब देखिए हर समान हो जाएगा, मतलब आधार समान हो जाएगा, और घात को क्या कर देंगे, अंश में से हर का घात घटा देंगे, है ना, तो अंश में 0 और हर में कितना 1 रहेगा, तो इसमें से आप घटाएंगे तो यही आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा, है ना। ऋण 2 पर घात कितना, ऋण 1, और यहाँ पर पहले से ही ऋण 1 घात है, तो यहाँ पर घात का घात में आपस में गुणा हो जाएगा, तो हम लोग को कितना ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा हो जाएगा, जो कि आपका वैल्यू 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऋण 2 ही प्राप्त होगा सिर्फ, है ना, तो यही इसका हल है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ऋण 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, है ना। इस तरह से हम लोग को कुल 6 प्रश्न दिया है और सब में x का वैल्यू हम लोग ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल। हम लोग तीसरा प्रश्न करने वाले हैं, तीसरा में भी पहला, जो कि हम लोग को प्रश्न जो भी दिया हुआ है पहले उसको नोट करते हैं। 2/3 दिया हुआ है और गुणते x, इसका वैल्यू 1। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पर, चलिए पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है 2/3 में आप ना किस संख्या का गुणा कर देंगे कि आपका गुणनफल 1 आ जाएगा, तो इसका ये गुणात्मक प्रतिलोमी होगा, है ना, 3/2। 2/3 में ना आप इसी संख्या गुणा करेंगे, है ना, अंश में हमने 3 लिख दिया, हर में 2, ताकि यहाँ पर 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तभी आपको क्या गुणनफल हम लोग को 1 प्राप्त होगा, तो यही संख्या प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दिया प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बस x का जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे x बराबर कितना, इसका हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा इसका यहाँ पे, जो कि x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 2/3 भरा जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न में, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसको। सेकंड में हमें प्रश्न दिया हुआ है ना, यहाँ पर ऋण 3/4 दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को प्लस x क्या जोड़ दें कि इसका वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो देखिए सेकंड में हमें दिया हुआ है ऋण 3/4 है, इसमें हम लोग को जोड़ना है और इसको हम लोग को 0 प्राप्त करना है, तो इसका हम लोग को यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम जोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऋण 3/4 है, तो यहाँ पे धन 3/4 आपको जोड़ना पड़ेगा,
है ना, तभी आप इसका योगफल क्या करेंगे, 0 प्राप्त कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कोष्टक हम लोग खोल देंगे तो ऋण 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे धन 3/4 हो जाएगा। जो जितनी संख्या ऋणात्मक है उतनी धनात्मक है, तो धन ऋण मिलकर कितना हो जाएगा, ऋण धन मिलकर 0 हो जाएगा। तो यह यहीं पर यहीं भरा जाएगा संख्या, इसका योगात्मक प्रतिलोम ही भरा जाएगा 3/4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स का वैल्यू, यहाँ पर भरा जाएगा एक्स का वैल्यू यहीं 3/4। चलिए अब हम लोग आ जाते तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, जो भी है लिख देते हैं उसको, यक्स गुणते और ऋण 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को इसी संख्या का गुणा करना है। एक्स में हम लोग इसका गुणा कर दें तो हम लोग गुणनफल 1 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तीसरे वाले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर हम लोग को प्राप्त करना है 1, और हम लोग की संख्या है ऋण 5/4। तो यहाँ पर हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे, पहले तो देखिए यह भी ऋणात्मक है तो यह भी ऋणात्मक ही संख्या होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे अंश भी विभाजित हो जाए, मतलब हर को विभाजित करने के लिए हम लोग अंश में 4 रखेंगे, और यहाँ पर जो है अंश को विभाजित करने के लिए हम लोग हर में 5 रखेंगे, है ना। तो यही संख्या हो जाएगी, ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और अंश में 4 हो जाएगा, हर में भी 4 विभाजित हो जाएगा, और अंश में भी 5 और हर में भी 5 विभाजित होकर हम लोग को गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। तो हम लोग का यही संख्या होगा, है ना, जो कि हम लोग का है ऋण 4/5। यहाँ पर भरा जाएगा x बराबर ऋण 4/5। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, यक्स गुणते हमें दिया हुआ है ऋण 6/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग गुणनफल 1 आना चाहिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हमें संख्या दिया हुआ है ना चौथा प्रश्न में, यहाँ पे ऋण 6/7 दिया हुआ है बराबर 1। तो देखिए यह जो आपको परिमेय संख्या हम लोग को लिखा गया है ना, तो यह तो ऋण में ऋण का गुणा करके आपस में ही धनात्मक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऋण है, ये भी ऋण है, अंश में भी हर में भी ऋण का गुणात्मक हो गया ना, 6/7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप 7/6 का ही गुणा कर देना तभी भी आपका गुणनफल 1 आ जाएगा। या तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, या तो इसको आप दोनों पे ऋणात्मक लगा दीजिए, है ना। तो इस तरह से भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अंश में 7 है, यहाँ पर हर में 7 है, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर अंश में 6 है, यहाँ पर भी हर में 6 है, अंश और हर में 6 है, तो यह दोनों आपस में विभाजित हो जाएगा। और ऋण का गुणा करके आपस में धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा करके आपस में धनात्मक हो जाएगा। या फिर इस तरह समझ सकते हैं 7/6 का भी आप गुणा कर देंगे तभी भी आपका आ जाएगा, है ना। दोनों आप भर सकते हैं जो चाहिए। तो हम लोग चलिए x बराबर यहीं भर देते हैं, ऋण 7/6 यही हो जाएगा x का वैल्यू। आ जाते हैं हम लोग 5वां वाले प्रश्न पे। चलिए तो 5वां में दिया हुआ है ऋण 5/4 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को गुणा 4/5 दिया हुआ है, और हम लोग को x। देखिए हम लोग को जो संख्या दिया हुआ है ऋण 5/4 दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को गुणा कर दिया है गुणात्मक प्रतिलोम है, इस परिमेय संख्या का यही गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर देखिए अंश में भी 4 है, हर में भी 4 है, तो यह आपस में विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा तो आपस में धनात्मक हो जाएगा, और अंश में भी 5 है, हर में भी 5 है, तो यह भी विभाजित हो जाएगा, और 4 विभाजित ऋण ऋण मिलकर धन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह हो रहा है गुणात्मक ही प्रतिलोम है। इस परिमेय संख्या की बात करेंगे तो यह गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, इस परिमेय संख्या की बात करेंगे तो यह गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, और गुणनफल हम लोग का कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, हम लोग का है 1 ही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग को छठा वाले प्रश्न पे। छठा वाला हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है ना, ऋण 7/6 दिया हुआ है, और प्लस 7/6 दिया हुआ है, और बराबर यक्स का वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है। आपको पास कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगी वहीं, और वहीं धनात्मक परिमेय संख्या रहेगी, है ना। बस यहाँ पे चिन्हों का अंतर है, तो ये हम लोग का 0 ही आ जाएगा, है ना। जितना धन में है उतना ऋण में भी है। चलिए यहाँ पर हम यदि कोष्टक खोल देना तो यहाँ पर ऋण 7/6 हो जाएगा, प्लस 7/6 हो जाएगा। जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक, या मिलकर हम लोग कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और इसी को कहते हैं हम लोग योगात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम है। इस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो यह हो जाएगा 7/6, और 7/6 का योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो ऋण 7/6 हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 ही भरा जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है ना, निम्नांकित परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम बताइए, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। इसमें हम लोग को योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, मतलब इस जो भी परिमेय संख्या दी रहेगी उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे कि उसका योगफल 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला हल करते हैं। पहला में हमें दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब 1/2 में हम लोग क्या जोड़ें, देखिए 1/2 अगर यदि परिमेय संख्या इसमें आपको जोड़ना है तो आपको ऋण 1/2 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, योगफल 0 आ जाएगा।
तो बस चिन्हों का बदल कर हम लोग कर देते हैं। यदि धनात्मक परिमेय संख्या है तो वहीं ऋणात्मक कर दीजिए, ऋणात्मक रहेगा तो वहीं धनात्मक कर दीजिए। तो यहाँ पे 1/2 था तो यहीं पर हम लोग को कितना ऋण 1/2 करना पड़ेगा, ताकि 1/2 हो जाए। कोष्टक खोलेंगे तो धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा 1/2। तो धन ऋण 1/2 ऋण 1/2 हम लोग को कितना मिलकर 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिमेय संख्या का हम लोग को गुण योगात्मक प्रतिलोम यहीं आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, बस चिन्ह बदल दीजिए। योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ऋण 1/2 है, लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग इस तरह से सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना ऋण 3/8 दिया हुआ है। तो देखिए ऋण 3/8 में हम लोग क्या जोड़ दें कि यह 0 आ जाएगा। चलिए देखिए ऋण 3/8 है ना, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 3/8 जोड़ना पड़ेगा, बस चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ पे ऋण 3/8 है तो यहाँ पे धन 3/8 जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका योगफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऋण 3/8 हो जाएगा, यहाँ पे धन 3/8 हो जाएगा, जो कि मिलकर हम लोग को कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम है ना ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग का कितना 3/8 ही मिलेगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे का योगात्मक प्रतिलोम 3/8 है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में हमें शून्य दिया हुआ है ना, तो शून्य का तो हम लोग चिन्ह नहीं बदल सकते है ना, शून्य का शून्य होता है, स्वयं होता है। क्योंकि हम लोग शून्य में यदि शून्य जोड़ेंगे तभी हम लोग को शून्य प्राप्त होगा, है ना। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग को शून्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य। चलिए शून्य लिख देते हैं, इस तरह शून्य होता है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है ऋण 4/7 दिया हुआ है ना। देखिए दोनों परिमेय संख्याएं आपस में अंश और हर भी ऋणात्मक है ना। तो देखिए इसका हम लोग ना ऋण 4/7 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण का ऋण में ही आपस में ही गुणा हो जाएगा तो यह 4/7 हो जाएगा, है ना। तो जो 4/7 परिमेय संख्या है ना, इसमें आप लोग क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 4/7 में आपको जोड़ना पड़ेगा ऋण 4/7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। यह धनात्मक परिमेय संख्या है तो आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 0 हो जाएगा। तो इसका ऋण यहाँ पे धन होएगा, धन 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग कितना ऋण 4/7 मिलेगा, है ना। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसका यही मिला हम लोग को योगात्मक प्रतिलोम, है ना। दोनों ऋण में था अंश और हर, तो आपस में गुणा होकर कितना हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। तो धनात्मक परिमेय संख्या है तो वहीं बस चिन्ह हमने बदल दिया, ऋणात्मक कर दिया, तभी 0 प्राप्त होगा हम लोग को। यही ऋण 4/7 मिला है हम लोग को योगात्मक प्रतिलोम। तो लिख देते हैं ऋण 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग को बस यही रहेगा ऋण 4/7 ही रहेगा, होता है। और इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, हम लोग को कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसमें हम लोग कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि उसका हम लोग गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न में। 5 वाले प्रश्न में हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि हम लोग को परिमेय संख्या हमें दिया हुआ है 8/13। तो देखिए 8/13 दिया हुआ है ना, तो 8/13 में हम लोग कौन सी संख्या गुणा कर देंगे, इसका हम लोग गुणनफल 1 आ जाएगा, है ना, 1 रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा 13/8 हो जाएगा, बस इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, है ना। तभी अंश जो है 13 और हर में भी 13 हो जाएगा, ये आपस में विभाजित हो जाएगा, और 8 भी अंश में हो जाएगा, हर में भी 8, तो ये आपस में विभाजित हो जाएगा, हम लोग गुणनफल 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा, यही मिला हम लोग को, इस परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम यही मिला 13/8। तो हम लोग लिख देते हैं 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना ऋण 6/19 दिया हुआ है। अब देखिए यदि हम लोग का यह परिमेय संख्या है ऋण 6/19
19, तो हम लोग इस परिमेय संख्या में किस संख्या का गुणा कर देंगे कि हम लोग गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंश में, तो हम लोग पहले हर में 19 है तो यहाँ पर अंश में 19 रखेंगे, और यहाँ पे अंश में 6 है तो यहाँ पे हर में भी 6 रखेंगे, ताकि अंश में 6 है तो यहाँ पर हर में 6 है, यह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 19 है, यहाँ पर भी 19 है, अंश हर में है तो ये विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऋणात्मक है या धनात्मक है ना, तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक ही करना पड़ेगा, ताकि ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, हम लोग को धनात्मक प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पे धन 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इस परिमेय संख्या का हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम यही मिला, ऋण 19/6 ही मिलेगा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 19/6 है। इस तरह से भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरा वाले प्रश्न पे। तीसरा में दिया हुआ है 17/16 है ना। तो देखिए हम लोग 17 इसमें क्या गुणा कर दें, 17/16 देखिए। तो पहले तो यहाँ पे हर में 16 है तो यहाँ पर अंश में भी 16 होना चाहिए, यहाँ पे अंश में 17 है तो हर में भी 17 हम लोग का होना चाहिए, और साथ में यह परिमेय संख्या हम लोग को ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग कितना करना पड़ेगा, यह भी ऋणात्मक करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग ऋण गुणा करके क्या हो जाएगा, धन 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अंश विभाजित हो जाएगा, और अंश में 16 है, हर में विभाजित 16 है तो ये विभाजित हो जाएगा, अंश में 17 हर में 17 ये विभाजित हो जाएगा, है ना। और साथ में यह भी ऋणात्मक है तो यह भी ऋणात्मक होना चाहिए। तो इस परिमेय संख्या का हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम यही प्राप्त हुआ, है ना, यही वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग हो जाएगा ऋण 16/17 है ना। इसमें परिमेय संख्या में जो भी आपकी परिमेय संख्या रहेगी बस इसको आप व्युत्क्रम कर दीजिए, है ना। अंश में 17 है तो हर में 17 कर दीजिए, और यहाँ पे हर में 16 है तो अंश में 16 कर दीजिए, है ना। बस हम लोग इसको व्युत्क्रम कर देंगे, कोई परिमेय संख्या रहेगी और जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिखिएगा, है ना। यदि धनात्मक परिमेय संख्या रहेगी तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी धनात्मक रहेगा, यदि ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगी तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले प्रश्न पे। देखिए चौथा में हमें दिया हुआ है सिर्फ ऋण 9 दिया हुआ है हम लोग को, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 9। अब देखिए ऋण 9 में हम लोग कौन सी परिमेय संख्या गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम लोग को 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि ऋण 9 है हम लोग की परिमेय संख्या, इसमें हम लोग गुणा करना पड़ेगा, 1/9 का आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तभी भी हम लोग को क्या हो जाएगा, अंश में 9 है और हर में भी 9 है, आपस में विभाजित हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये अभी ऋण में ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋण का गुणा होकर आपस में धनात्मक हो जाएगा, है ना। तभी आप लोग गुणनफल हम लोग को क्या 1 प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग लिख देते हैं का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा 1 या ऋण 1/9 लिख सकते हैं, या 1/9 लिख देते हैं, है ना। चलिए यही लिख देते हैं 1/9 है। बस यहाँ पे यह भी ऋणात्मक है तो यह भी परिमेय संख्या हम लोग को ऋणात्मक ही होनी चाहिए, साथ में इसका व्युत्क्रम कर दिया, हम 9 को क्या लिख दिया 1/9 लिख दिया। आ जाते हैं हम लोग पाँचवां वाले प्रश्न पे। पाँचवां में 17 दिया हुआ है, तो 17 का हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/17 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे अंश में 17 है तो हर में भी 17 कर देंगे, बस हम लोग का क्या हो जाएगा, अंश और हर विभाजित हो जाएगा, 1 आ जाएगा हम लोग गुणनफल। तो यहाँ पे इसका 1/17 बना, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसको हम लोग चलिए यहीं पे नोट कर देते हैं, 2/5 है और गुणते 9/4 है। चलिए पहले इसको हम लोग हल कर लेना, जो भी हम लोग को परिमेय संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2/5 है ना, तो इसको 9/4 है, तो पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंश में 2 है, हर में 2 है, या मतलब हर भी अंश और हर दोनों क्या है 2 से विभाजित है, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अंश में सिर्फ हम लोग को 9 × 1 9 हो जाएगा, और 5 दूना 10। तो जब हमने इस परिमेय संख्या को ही हल कर दिया ना, तो ये हम लोग को जो कुल परिमेय संख्या निकल कर आई, मतलब गुणनफल इन दोनों परिमेय संख्याओं का 9/10 निकल कर आया, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल लिया था, 2 की अंश और हर 2 से विभाजित था, 2 से हमने विभाजित कर दिया, तो यहाँ पर अंश में हम लोग को 9 × 1 मिला, 9 हो गया, और यहाँ पे 5 × 2 5 दूना 10 मिल गया। अब इस परिमेय संख्या का हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम लिखना रहेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे 9/10 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या गुणा कर देंगे कि हम लोग गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हर में 10 है तो अंश में भी हम लोग को 10 चाहिए, यहाँ पर अंश में 9 है तो हर में भी 9 चाहिए,
हम लोग को इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम में यही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पूरी जो परिमेय संख्या दिया था उसको हमने लिख दिया, है ना, यही दिया था, इसी का हम लोग लिख देते हैं, जो कि हम लोगों ने इसको हल कर दिया तो ये आ गया का गुणात्मक प्रतिलोम। हम लोग को यही निकल कर आए 10/9, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 10/9 है। और इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सरल कीजिए, है ना। इस तरह हमें कुल 5 परिमेय संख्या दी गई हैं, सबका आपस में गुणा करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग छठा वाले प्रश्न करने वाले। पहले जो प्रश्न दिया है पहले हम लोग उसको नोट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -32 गुणते 5 बटा गुणते 0 गुणते -13/5 दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमें कुल 5 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, सबका आपस में गुणा करना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर बीच में 0 भी है ना। जब भी 0 में हम कोई भी परिमेय संख्या है ना, सब आपस में गुणा में, और इसमें यदि आप 0 को गुणा कर देंगे ना, सब आपका गुणनफल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर सबका हम लोगों ने आपस में गुणा कर देंगे ना, बस आपको गुणनफल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।